हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का डाउट नेट में। तो लेक्चर नंबर 4 पर पहुंच चुके हैं बेटा। 3 लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। हम पढ़ रहे हैं कूलाम का नियम। चैप्टर चल रहा है आपका वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, पहला चैप्टर है। तो बेसिक चीजों को हम पढ़ रहे हैं। लेक्चर नंबर 4 पर हम बात करेंगे कूलाम के नियम की। कूलाम का नियम हमने लेक्चर नंबर 3 में भी थोड़ा सा पढ़ लिया था। बाकी का जो कूलाम का नियम का सदिश रूप है और कूलाम के नियम का कुछ और महत्वपूर्ण जो तथ्य है वो हम अब जानेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में जो बात हुई थी उसको एक बार याद दिलाऊंगा, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, एक बार आपको दिखा देता हूं किस तरह से आपके चैप्टर चलने वाले हैं। टॉपिक क्या है? वैद्युत आवेश, फिर कूलाम का नियम, फिर उसके बाद वैद्युत क्षेत्र। तो ये टॉपिक हम जल्द ही कवर करना स्टार्ट करेंगे और फटाफट से ये सारी चीज कवर करना है। तो अगर मैं दिखाऊं आपको कि इस लेक्चर में क्या पढ़ना है, तो सिंपल सा बात है, कूलाम का नियम पढ़ेंगे। अच्छा, कूलाम का नियम तो पढ़ रहे हैं, लेकिन कूलाम का नियम का सदिश रूप भी देखेंगे। इस छोटा सा टॉपिक यहाँ पर और मान सकते हैं आप, ऐसा कूलाम का नियम का ही सदिश रूप। ठीक है, तो सदिश रूप में कूलाम का नियम कैसा दिखता है ये भी हम थोड़ा सा जानेंगे। तो कूलाम का नियम और कूलाम के नियम का सदिश रूप दोनों यहाँ पर हम देखने वाले हैं, वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो अगर मैं दिखाऊं आपको कूलाम का नियम होता क्या है, तो मैंने आपको बताया था कि कूलाम क्या होता है। कूलाम ने क्या बताया था? दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल, ठीक है, जिसको हम वैद्युत बल या कूलाम बल कहते हैं। तो दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल या कूलाम बल बताया था किसने? कूलाम ने बताया था, इसलिए कूलाम बल भी बोलते हैं। जैसे आपको परिभाषा दिखाऊं मैं आपको, या इस नियम का स्टेटमेंट दिखाऊं, तो कैसे दिखेगा बेटा कि दो बिंदुवत एवं स्थिर आवेशों के मध्य स्थिर वैद्युत बल का परिमाण, ठीक है, आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती एवं इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से लिखा है। इसका मतलब क्या है थोड़ा समझिए। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, उनको ध्यान से आपको देखना है। पहला एक शब्द दिख रहा है आपको, बिंदुवत। इसका मतलब हमें समझना है। बिंदुवत बिंदुवत का मतलब कि आवेश लेना है। जैसे इलेक्ट्रॉन एक बिंदु के जैसा है, ठीक है ना, उसका कोई आकार है। बिंदु की परिभाषा क्या होती है? बिंदु क्या होता है बेटा कि बिंदु की ना तो लंबाई होती है, ना तो मोटाई होती है, ना तो चौड़ाई होती है, सिर्फ एक निश्चित जगह होती है। तो वैसा ही है, एक निश्चित जगह। तो बिंदुवत का मतलब कि आवेश जो है बिंदु के तरह होने चाहिए, बिंदु के आकार के होने चाहिए आवेश। ठीक है, तो इसको मैं बिंदु आकार का बनाऊंगा तो आपको दिखेगा नहीं, पेन की डॉट की जैसे लिखूंगा तो दिखेगा नहीं, तो मैं थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूं। तो ये मान लेते हैं एक आवेश है जिसका नाम है Q1। ठीक है, अब लिखा है दो बिंदुवत, मतलब एक और आवेश चाहिए हमें। तो एक और आवेश ले लेते हैं, यहां पर ले लेते हैं एक छोटा सा और आवेश इसी तरीके का, इसी प्रकार का। इसको मान लेते हैं ये क्या है? Q2। तो दो आवेश हो गए हमारे पास, Q1 और Q2। ये दोनों कह रखा है कि स्थिर आवेशों के मध्य जो स्थिर बल, अब ये आवेश जो है स्थिर है, मतलब चल नहीं रहे, रुके हैं, अपने अपनी जगह पर फिक्स है। ठीक है, अपनी अपनी जगह पर स्थिर है, रुके हुए हैं, फिक्स है। अब इनके बीच लगने वाला जो बल है ना, बल है, जिसको हम स्थिर वैद्युत बल, क्योंकि आवेश स्थिर है तो आवेश स्थिर है, और वैद्युत मतलब वैद्युत आवेश के कारण लगने वाला बल। तो वैद्युत आवेश जो एक दूसरे पर बल लगा रहे हैं उसको वैद्युत बल, और स्थिर वैद्युत बल मतलब आवेश स्थिर रहते हुए बल लगा रहे हैं, तो स्थिर वैद्युत बल। स्थिर वैद्युत बल इनके बीच में जो आएगा, कहा जा रहा है कि जो बल होगा वो आवेशों के परिमाण के गुणनफल के, मतलब आवेशों का मान कितना है? Q1 Q2, मतलब जो लगने वाला बल होगा, अगर मैं लिखूं तो पहला चीज बोल रहा है इनके गुणनफल के, मतलब F अनुक्रमानुपाती होगा या समानुपाती होगा किसके बेटा? Q1 Q2 के। ठीक है, F समानुपाती है Q1 Q2 के, Q1 Q2 मतलब दोनों के गुणनफल के। और दूसरा पॉइंट बोला जा रहा है कि F जो है वो अनुक्रमानुपाती है या व्युत्क्रमानुपाती है किसके बेटा? R के वर्ग के। अब R कहां दिखेगा आपको? दूरी कहां दिखेगी बेटा? तो दूरी आप यहां पर देख सकते हैं, इन दोनों आवेशों के मध्य की दूरी। हमने मान ली है कि इन आवेशों के मध्य की दूरी कितनी बेटा? इन आवेशों के मध्य की दूरी है R। तो इस पर लगने वाला बल हमने निकाल लिया कि एक तरह से अगर देखा जाती है, दोनों एक दूसरे पर बल लगाएंगे और दोनों धनात्मक आवेश अगर मान ले, तो दोनों के द्वारा लगाया गया बल जो है बराबर आएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे से सेम दूरी पर रखे हैं। जिससे जितनी दूरी यहां से यहां तक की है उतनी दूरी यहां से यहां तक की है, सेम दूरी है। और आवेश ये उस पर जितना बल लगाएगा उतना ही ये इस पर बल लगाएगा, लेकिन बराबर और विपरीत दिशा में। ये इसको उधर धक्का देगा, वो इसको इधर धक्का देगा, तो दोनों एक दूसरे को दूर धकेलने की कोशिश करेंगे। तो जो बल है वो क्या है? प्रतिकर्षण का बल लगेगा, क्योंकि समान प्रकार के आवेश है। अभी यहीं पर मैं थोड़ा सा दिखा देता हूं आपको किस तरह से आपको बल दिखेगा। तो धनात्मक है, तो धनात्मक की वजह से जो बल दिखेगा बेटा वो क्या दिखेगा? दूर की तरफ। ठीक है, इसके वजह से बल लगेगा। मान लो इसकी वजह से, पहले की वजह से दूसरे पर बल। अब इसको ध्यान से सुनना, पहले के कारण दूसरे आवेश पर बल जब हम लिखते हैं तो लिखते हैं F। किस पर लिख रहे हैं बेटा? 2 पर लिख रहे हैं। किसकी वजह से लिख रहे हैं? 1 पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको दिशा के साथ लेंगे। बल क्या है? सदिश है, तो दिशा के साथ लिखेंगे।
अगर मैं परिमाण लिखूंगा तो परिमाण मतलब सिर्फ मान, अदिश राशि में, ठीक है। अब मैं देख रहा हूं कि पहला आवेश दूसरे आवेश को बल लगाएगा बाहर की तरफ, एकदम तीर के निशान में सीधा, ठीक है, बाहर की तरफ, दूर की तरफ। और बल क्या लिखा है, F21। इसका मतलब क्या है, F21 का मतलब है बेटा, ठीक है, कि 2 पर 1 के कारण बल। 2 पर मतलब दूसरे नंबर आवेश पर पहले आवेश के कारण बल। F के नीचे 2 लिखा है, 21 नहीं पढ़ेंगे इसको पढ़ेंगे F21। 2 को अलग पढ़ेंगे, 1 को अलग। 2 का मतलब 2 पर बल लग रहा है, 1 का मतलब लगाने वाला जो है वो बाद में लिखा जाता है, जिस पर बल लगता है वो पहले लिखा जाता है। दूसरा अगर दिखाऊं तो ये भी इस पर बल लगाएगा, लेकिन इसकी दिशा जो है विपरीत होगी, ये इधर बल लगाएगा, ठीक है। ये बल जो होगा इस डायरेक्शन में आएगा, और बल क्या होगा बेटा, F होगा। किस पर लग रहा है, 1 पर लग रहा है। कौन लगा रहा है, 2 लगा रहा है। तो F12, 12 नहीं पढ़ेंगे, F12 इसकी डायरेक्शन विपरीत है। तो ये क्या है, इसका मतलब क्या बेटा, इसका मतलब है कि 1 पर 2 के कारण पहले पर दूसरे के कारण बल, ठीक है। पहले पर दूसरे के कारण बल मतलब Q1 पर Q2 के कारण बल, यहां पर Q2 पर Q1 के कारण बल। आप चाहें तो इसको Q1 Q2 करके लिख सकते हैं, Q2 पर Q1 के कारण बल और Q1 पर Q2 के कारण बल। चाहे तो आप 1 और 2 को Q1 Q2 लिख सकते हैं। 1 का मतलब ये पहला आवेश हमने मान रखा है यहां पर, जिसको हमने Q1 लिखा है। दूसरा आवेश इसको हमने माना है, जिसको Q2 लिखा है, ठीक है। तो 1 के कारण 2 पर और 2 के कारण 1 पर बल हमने देख लिया किस तरह से लिखते हैं। अब इसका परिमाण देखेंगे तो यहां पर ये तो आपको बता रखा है, ठीक है। रिजल्टेंट आपको बता रखा है कि भाई रिजल्टेंट क्या है, इसका निकालेंगे तो दोनों से आ जाएगा, दोनों समीकरण के इस्तेमाल करेंगे तो F अनुपाती होगा Q1 Q2 को, ये आपको दिखाया गया, और बटे में आ जाता है R²। ये मैं आपको बता रखा हूं, लास्ट लेक्चर का ध्यान रखें आप, ठीक है। लास्ट लेक्चर में अगर आप ध्यान देंगे तो ये आपको बताया गया था। अब F बराबर करेंगे तो एक नियतांक आता है K, और ये हो जाएगा Q1 Q2 बटा आ जाएगा R²। तो बराबर का चिन्ह लगा दिया हमने, और ये हमारा नियम बन गया, यह हमारा बल का मान आ गया न्यूटन में, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि कूलाम ने क्या बताया था। कूलाम ने बताया कि 2 आवेशों के बीच में लगने वाला जो बल होगा वो कितना होगा, ये होगा। अच्छा, अब यहां पर जो F12 और F21 लिखे, इसका क्या मतलब है, इसको ऐसे लिखने की क्या जरूरत है। यहां पर लिखने की जरूरत यह है बेटा कि बल जो है सदिश रूप है, ये सिर्फ परिमाण रूप देख रहे हैं, ठीक है। ये बल का परिमाण है, मान है, सिर्फ दिशा नहीं बता रहे हैं, क्योंकि दिशा यहां पर दोनों दिशाएं हो सकती हैं। पहले पर दूसरे कारण देख रहे हैं कि दूसरे पर पहले के कारण देख रहे हैं। तो अगर मैं दिखाऊं आपको, इसी चित्र को आगे बनाऊं, तो यहां पर सिंपल सी चीज है। अच्छा, यहां पर थोड़ा सा F12 और F21 के बारे में बता दूं। इन दोनों की अगर मैं बात करूं तो इन दोनों को ध्यान से देखिए। इन दोनों पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर F12 जो आपको दिख रहा है, इसका मान जो है, मान जब लिखते हैं, 2 सदिश का जब मान लिखते हैं बेटा, तो कैसे लिखते हैं, सदिश लिखने के बाद उसको ब्रैकेट इस तरह से लगा देते हैं, मॉड लगाना कहते हैं, ब्रैकेट नहीं मॉड लगा दिया, तो ये आ गया इसका परिमाण बराबर है F21 के परिमाण के, बस दिशा अलग अलग है, और इसीलिए इसको मान लिया कि ये बराबर है F के, ठीक है। इन दोनों का परिमाण को ही F माना है, और यही F यहां पर हम लिख रहे हैं, ठीक है। हमने क्या किया, हमने मान लिया कि भाई दोनों बराबर अगर बल लगा रहे हैं, मान में बराबर है, संख्यात्मक मान के रूप से देखें दोनों बराबर हैं। जैसे मैं लिखना चाहूं तो इसको एक चित्र फिर से बनाता हूं, मैं इस चित्र को फिर से बनाता हूं। चित्र कैसा है बेटा, चित्र आपके पास इस तरह से दे रखा है। ये आपका Q1 आवेश है और ये Q2 आवेश है, ठीक है। Q2 आवेश है, ये R दूरी पर व्यवस्थित है एक दूसरे से। पहले ने दूसरे पर जो बल लगाया है वो क्या है बेटा, ये है F21 इस दिशा में, और इस पर जो है बल बेटा इस दिशा में आएगा, जो कि है F12, ठीक है। तो इस तरह से दोनों बल हम देख रहे हैं, और इनके बीच की दूरी हम देख रहे हैं R है। जब हम सदिश रूप में इसको लिखना स्टार्ट करते हैं, सदिश रूप देख रहे हैं बेटा, ठीक है, सदिश रूप में लिखना स्टार्ट करते हैं, तो अगर मैं F12 का मान लिखूं, किसका मान बेटा, F12 का मान लिखूं। अच्छा, एक चीज यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहां पर मान लूं कि दिशा एक तरफ, कोई एक दिशा मान लो, चलो मैं मान लेता हूं इधर की दिशा धनात्मक है, मेरी मर्जी है, ठीक है, आप भी ऐसा मान सकते हैं, इसमें कोई गलत नहीं होगा। मैं अगर इस दिशा को धनात्मक मान लूं, कि इस दिशा को धनात्मक मान लेते हैं, ठीक है, निर्देशांक के रूप में, आप चाहे तो मान सकते हैं इस दिशा को धनात्मक, मैं इस धार को धनात्मक मान लेता हूं, आगे की तरफ की दिशा धनात्मक है। इसका मतलब कि अगर मैं पहला बल लिखूं, कौन सा है बेटा, F21। अगर मैं F21 को लिखूं
तो F21 क्या होगा बेटा, बल क्या होगा, बराबर होगा, नियतांक आएगा K और क्या होगा Q1 Q2। ठीक है, आवेश क्या है Q1, ये क्या है Q2 बटा दूरी, दूरी कितना है बेटा, दोनों के बीच की दूरी बताओ कितनी है, दोनों के बीच की दूरी r है, तो r का क्या होगा बेटा, वर्ग होगा। लेकिन दिशा कैसे लिखी, ये तो सदिश है, सदिश रूप में लिखेंगे तो क्या आएगा, तो सदिश रूप में जब दिखते हैं तो दूरी की दिशा हम ले लेते हैं एकांक, एकांक सदिश लिखते हैं, तो ये आ जाएगा यहां पर गुणे में आ जाएगा बेटा, यहां पर r कैप। r कैप क्या है, अब r कैप क्या है, सदिश गणित आपने पढ़ी है तो जानते हैं, जो बच्चे नहीं जानते हैं बता रहे हैं। ठीक है, इसको बता रहे हैं। इसी प्रकार से अगर मैं लिखूंगा, ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं लिखूंगा दूसरा F21 लिखूंगा, ठीक है, F21 एक्चुअली ये थोड़ा सा और इसको चेंज कर सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा और सरल करता हूं। दूरी जब लिखूंगा बेटा तो दूरी भी ऐसे लेंगे, पहले से दूसरे की तरफ जा रहे हैं तो F12 जैसे लिखा है या F21 लिखा है तो किधर जा रहे हैं, 1 से जा रहे हैं 2 की तरफ, ये आ जाएगा R 1 से है 2 की तरफ, 1 से 2 की तरफ गए हैं, F21 मिला है, 1 से 2 की तरफ का होल वर्ग, ये दूरी हो जाएगी और यहां आ जाएगा गुणे में R कैप जो कि होगा 1 2। ठीक है, 1 से 2 की तरफ, 1 से 2 की तरफ R12, R की भी दिशा हो जाएगी R12 और ये आ जाएगा सदिश रूप में। ठीक है, तो इसका एकांक सदिश ले लिया है, इसके एकांक सदिश मतलब इसका परिमाण नहीं सिर्फ दिशा। अब एकांक सदिश क्या होता है मैं थोड़ा सा समझाऊंगा आपको। अब के बराबर अगर मैं लिखूं इसके लिए F12 लिखूंगा, F12 लिखूंगा तो F12 क्या आएगा, F21 ये हो गया F12, देखो तो K इसमें भी आएगा Q1 Q2 बटा दूरी क्या लिखूंगा बेटा R21 करूंगा। ठीक है, 2 से 1 की तरफ लगा रहा है बल, दूसरा लगा रहा है पहले पर बल, तो दूसरे से पहले की तरफ दिशा देखेंगे, वो देख रहा है इसको तो वहां से इधर की तरफ दिशा, लेकिन अगर ये दिशा मैंने धनात्मक मानी है तो इधर से इधर की दिशा क्या हो जाएगी बेटा, ऋणात्मक हो जाएगी। ये दिशा ऋणात्मक, वो दिशा धनात्मक, तो ऋणात्मक दिशा है, मतलब R21 जब मैं करूंगा तो इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुन लो पहले। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जब मैं लिख रहा हूं, एक ब्रैकेट में मैं दिखा रहा हूं आपको, जब मैं लिख रहा हूं R12 और इसको बोल रहा हूं ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब R21 जो है, अगर इसको दिशा को पलट दूं तो मान तो सेम है लेकिन आ जाएगा चिन्ह ऋणात्मक, चिन्ह क्या आ जाएगा ऋणात्मक, तो सिंपल सी बात है ये ऋणात्मक आ जाएगा R, ठीक है 21 कैप, तो यहां पर ऋण आ जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि दिशा के साथ देख रहे हैं। ठीक है, R21 R की दिशा पलटेंगे तो दिशा आ जाएगी ऋणात्मक। वैसे यहां पर ऋणात्मक चिन्ह दिखाया नहीं जाता, सिर्फ और सिर्फ यहां पर क्या कर दिया जाता है बेटा, यहां पर सिर्फ और सिर्फ R21 लिख दिया जाता है, क्योंकि R21 का मतलब ही है 2 से 1 की तरफ। ठीक है, तो ये आ जाता है, इसको ब्रैकेट में करने की जरूरत नहीं है, इसको आप जस्ट मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, तो R21। तो इस तरह से ये सदिश रूप में है। अब R कैप का मतलब क्या है, तो थोड़ा सा गणित की तरफ चलते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले अगर देखें तो दोनों का परिमाण जो है आपस में बराबर है। यहां अगर मैं देखूं, यहां पर अगर मैं देखूं तो F अगर मैं 21 के मान की बात करूं, सिर्फ मान की बात करूं, तो ये बराबर है F12 के मान के, और ये बराबर है किसके बेटा, ये बराबर है देखो K Q1 Q2 बटा R12 या R21, मतलब सिर्फ R लिख सकते हैं, तो ये बराबर है K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर के, क्योंकि ये सिर्फ दिशा बता रहे हैं, 1 2 और 21 दिशा बताने के लिए लिखे गए हैं बेटा। ठीक है, 1 2 और 21 सिर्फ दिशा बता रहे हैं। ठीक है, और कुछ नहीं। परिमाण की बात करें तो ये सिर्फ इतने के बराबर है और इसी को हम F बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम F बोल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से हम निकाल रहे हैं। ठीक है, ये सदिश गणित है, इसमें भौतिक विज्ञान नहीं है, सिर्फ गणित का खेल है, तो गणित है यहाँ पर। अब R कैप का मतलब क्या है थोड़ा सा समझिए, ये सदिश रूप है बेटा। ठीक है, कूलाम का नियम का सदिश रूप देख रहे हैं, लेकिन एक एक करके आप यहाँ पर देख रहे हैं R21 बराबर है F21 बराबर है F12 के। अगर मैं सदिश रूप में ना लिखूं, वैसे लिखूं, ठीक है, अगर मैं मॉड ना लगाऊं, परिमाण के लिए ना लिखूं, तो इसे आ जाएगा F21 को देखो तो ये धनात्मक है और ये बराबर हो जाएगा माइनस ऑफ F12, जिस तरह से दूरी को लिखा है सेम चीज। ठीक है, तो अगर देखो तो ये दोनों बराबर तथा विपरीत है। ये किस तरह से दिख रहा है, न्यूटन के दूसरे नियम की तरह, तीसरे नियम की तरह दिख रहा है क्या, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। एक क्रिया कर रहा है तो दूसरा प्रतिक्रिया कर रहा है, तो हमने क्या माना है, पहले ने दूसरे पर क्रिया की तो दूसरे ने पहले पर सेम टाइम
ठीक है, सेम मान के साथ, उतने ही मान के साथ लेकिन विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया कर दी, तो अगर वो क्रिया बल है तो इसको प्रतिक्रिया बल मान सकते हैं। तो जैसे न्यूटन का तीसरा नियम हमें पड़ता है क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम, तो वैसा ही है। अगर ये क्रिया है तो ये प्रतिक्रिया है, बस चिन्ह क्या है, नेगेटिव। चिन्ह का मतलब क्या हो गया, दिशा विपरीत हो गई। नेगेटिव का मतलब क्या है, F21 और F12 विपरीत दिशा में हैं, ठीक है। और इसको यहां पर नेगेटिव नहीं लिखा गया है, सिर्फ 21 और 12 करके दिखाया गया है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं। अब यहां पर ये तो हो गया सदिश रूप में लिखना। कैप का मतलब आपको नहीं पता चला कि भैया इसको लिखा क्यों गया, ये क्या लिखा है ना, ये कैप का मतलब क्या है, ये क्या लिखे हैं, तो इन्हीं को आपको समझना है। तो ध्यान से सुनिएगा, यही आपको समझना है, इसमें कुछ है नहीं, सिर्फ गणित है, ठीक है। ध्यान से देखिए, कैप का मतलब क्या होता है। जब आर कैप हम लिखते हैं, इसका मतलब है आर सदिश जो भी है और बटा उस सदिश का मान, ठीक है, उस सदिश का मान। जैसे कि मान लो आर सदिश का मान दे रखा हो, आर का मान, एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल दे रखा हो आपको कि आर बराबर दे रखा है, सदिश आर बराबर दे रखा है 5 और दे रखा है एक्स की डायरेक्शन मान लो आई कैप, ठीक है, 5 आई कैप। 5 आई कैप का मतलब 5 जो है एक्स की डायरेक्शन में, 5 आई कैप मीटर में, ठीक है, दूरी है तो मीटर आएगी। अब 5 आई कैप मीटर दे रखा है, तो इसका एकांक सदिश मैं लिखूंगा तो कितना आएगा, ठीक है, एकांक सदिश लिखूंगा तो ये हो जाएगा आर सदिश बटा आर सदिश का परिमाण। तो यहां पर आ जाएगा आर सदिश का मतलब कितना है, आर सदिश का मतलब है 5 आई कैप बटा हो जाएगा आर सदिश का मान, इसका मान कितना है, तो परिमाण कितना है इसका, ये है इसका परिमाण, कितना है परिमाण 5, तो परिमाण कितना आ गया 5। आर सदिश का परिमाण कितना है 5, दिशा नहीं लेनी, सिर्फ परिमाण, मान लेना है तो मान। अब यहां पर देखो आप, तो सिंपल सी बात है, 5 से 5 कट गया, हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा है सिर्फ आई कैप। तो आई कैप क्या बता रही है, दिशा। कैप का मतलब होता है एकांक सदिश, कैप का मतलब है ये, इसका मतलब है एकांक सदिश है, ठीक है, एकांक सदिश। एकांक सदिश का मतलब है ऐसी सदिश जिसका परिमाण एक होता है, ठीक है, जिसका परिमाण एक होता है। मतलब एकांक सदिश का मतलब ही होता है सिर्फ दिशा दिखाने के लिए, ठीक है, इसका कुछ मान ही नहीं होता। आर जब कैप, किसी भी संख्या पर कैप आप लगा देते हैं, जैसे कोई और एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे आपको दिया हो ए बराबर, मान लो ए कोई सदिश है और ये बराबर दे रखा है मान लो 15 जे कैप दे रखा है। जे कैप मतलब वाई की डायरेक्शन, ठीक है, जे कैप मतलब वाई की डायरेक्शन, आई कैप मतलब एक्स की डायरेक्शन, के कैप मतलब जेड की डायरेक्शन। तो 15 जे कैप अगर कोई सदिश है, ठीक है, 15 जे कैप अगर कोई सदिश है, एकांक सदिश नहीं बल्कि सदिश, 15 जे कैप अगर कोई सदिश है बेटा, तो अगर मुझे इसका एकांक सदिश लिखना है या इसका परिमाण अगर मैं लिखूंगा तो परिमाण क्या आ जाएगा, सिर्फ आएगा 15, ठीक है, ये मान लो दे रखा है मीटर में, तो ये आ जाएगा 15 मीटर सिर्फ, ठीक है। और इसका एकांक सदिश जब हम लिखेंगे बेटा, एकांक सदिश, तो एकांक सदिश क्या होता है, सदिश बटे सदिश का परिमाण। सदिश का परिमाण कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15 जे कैप बटा आ जाएगा 15 बटा आ जाएगा 15। तो 15 जे कैप बटा 15 जब करेंगे तो 15 से 15 तो कट गया, 15 से 15 तो कट गया, बचा क्या बेटा हमारे पास जे कैप। मतलब ए कैप जो है वो क्या बता रहा है, जे कैप की डायरेक्शन। जे कैप मतलब वाई डायरेक्शन, इसका मतलब है वाई अक्ष, कौन सी, पॉजिटिव वाई अक्ष, ठीक है, पॉजिटिव वाई अक्ष। अगर यहां पर नेगेटिव आ जाता तो ये हो जाता माइनस, अगर जे कैप आता तो ये होता है ऋणात्मक वाई अक्ष, ठीक है, तो ये धनात्मक वाई अक्ष की दिशा को बता रहा है। तो ये एक एग्जाम्पल है, गणित है, सिंपल सी गणित की बात की है हम। तो ये गणित का ये जो सूत्र है याद रखिए, इसको याद रखना, ठीक है। अच्छा एक चीज और याद रखना, ये जो मॉड के अंदर, इस तरह से मॉड के अंदर आर लिखते हैं ना परिमाण, इसको हम सिर्फ और सिर्फ आर भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये भी याद रखना आप, ठीक है, याद भी रखिए ये भी। इसको हम चाहें तो आर लिख सकते हैं, तो नीचे चाहे तो सिर्फ आर लिख सकते हैं, यहाँ पर आर का मतलब सिर्फ और सिर्फ 5 हो जाएगा, आई के मतलब दिशा नहीं रह जाएगी, ठीक है। तो आर जब लिखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ उसका मान की बात कर रहे हैं, परिमाण की बात
कर रहे हैं, दिशा की बात नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर वही है, R12 क्या बता रहा है, सिर्फ दूरी की दिशा बता रहा है, किस दिशा में जाना है आपको वो बता रहा है। ठीक है, दूरी तो यहां लिखी है, दूरी को वो दिशा बता रहा है कि दूरी जो हम ले रहे हैं किस दिशा में जाना है ना, किस दिशा में R दूरी पर जाना है, तो R दूरी की दिशा किधर है वो बता रहा है, तो R की दिशा किधर ये बता रहा है। ठीक है, ये ऋणात्मक आ जाएगा अगर दिशा के साथ देखेंगे तो। अच्छा, अब इसको सदिश रूप में लिखते हैं, ये सदिश रूप हो गया। अब इसको फाइनली सदिश रूप में अगर लिखें तो सदिश रूप अगर मैं लिखूं तो चूंकि हम जानते हैं अदिश रूप में F बराबर कितना है बेटा, F बराबर है K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, अदिश रूप में है और ये न्यूटन में आता है। ध्यान से देखिए, सदिश रूप देखिएगा आप, सदिश रूप परिणाम जो निकाल रहे हैं ये परिणाम है। अब हम दिशा के साथ देखें तो सदिश रूप आ जाएगा F सदिश बराबर होगा K, अदिश राशि है, इस पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, आवेश अदिश राशि है, ये ऐसी रहेंगी। ठीक है, बटे में R लिखा है तो R का वर्ग रहेगा ही, और यहां पे आ जाएगा सिंपल सा R की घात R कैप। R कैप पढ़ते, कैप मतलब टोपी, कैप मतलब टोपी, कैप कैप। ठीक है, या इसी को हम लिख सकते हैं, या ये F बराबर आ जाएगा बेटा, F बराबर आ जाएगा K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, गुणे में आ जाएगा R कैप का मतलब कितना है बेटा, R कैप का मतलब है सदिश R और बटा R। ठीक है, या मॉड ऑफ R लिख लो, एक ही बात है। अब यहां पर अब जब आप इसका गुणा करेंगे तो नीचे देखो, इसका गुणा इसके साथ होगा तो ये हो जाएगा F बराबर आ जाएगा K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर का R के साथ गुणा होगा तो क्या होगा R क्यूब, और ये आ जाएगा गुणे में है R सदिश। तो ये आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से हम सदिश रूप को तीन अलग अलग तरीकों में लिखा हमने। पहला तरीका ये है, ठीक है, ये पहला तरीका है जो कि सबसे ज्यादा प्रचलित तरीका है, और दूसरा तरीका है ये, ठीक है, जो कि R कैप को हमने खोल करके लिख दिया, फैला करके, तो उसका रिजल्टेंट ये आ गया। तो ये कूलाम का नियम का सदिश रूप है। ठीक है, इसी ही कूलाम का नियम का सदिश रूप बोलते हैं। मात्रक सेम रहेगा न्यूटन, मात्रक सेम रहेगा न्यूटन। ठीक है, तो मात्रक सेम है। यहाँ पर R क्यूब आ गया, याद रखिएगा सदिश रूप में R क्यूब वाला ये प्रश्न पूछा गया है आपके बोर्ड के एग्जाम में ऑप्शंस में। ठीक है, एक नंबर के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं उसमें पूछा जाता है कई बार कि कूलाम के नियम का सदिश रूप कौन सा है। अब K के बारे में तो आपको पता ही है कि K क्या होता है बेटा, K के बारे में आपको तो बता ही रखा है कि K क्या होता है। K जो होता है बेटा, यहाँ पर आपको बता रखे हैं कि K क्या होता है ना, कि यहाँ पर एक नियतांक है और K का मान आपको बता रखा है भाई, K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और गुणे में आता है बच्चे क्या आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और गुणे में आता है, या इसको गुणे में ना करके इसका मान लिख रहे हैं, गुणे में नहीं। ठीक है, इसका मान जो होता है बेटा वो आता है यहाँ पर 9 गुणे 10 की घात 9, और इसका मात्रक लिखेंगे, मात्रक क्या आएगा, मात्रक आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम का स्क्वायर, आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, तो हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम का वर्ग। ठीक है, ये आप याद रखें। ठीक है, याद रखें। ठीक है, तो K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और बराबर है 9 गुणे 10 की घात 9, और ये वैल्यू सबको याद होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, तो ये सबको मैं बता दूं, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखें। अच्छा, आपको एप्सिलॉन नॉट के बारे में बता ही रखा है। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 8.85 गुणे 10 की घात -12। ठीक है, 10 की घात -12, और ये पलट जाएगा क्योंकि एप्सिलॉन नॉट बटे में है ना, तो ये K नीचे आएगा तो 1/4 पाई K हो जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट का मान जो आएगा ये आ जाएगा, मात्रक आएगा, ये कूलाम स्क्वायर ऊपर हो जाएगा और नीचे आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर के। तो कूलाम स्क्वायर ऊपर हो गया और नीचे आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर के, प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गया। तो इस तरह से ये दोनों चीजों को याद रखना है। ये आपको बता रखा है कि क्या होती है, वैद्युतशीलता होती है, वायु या निर्वात की, वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता। वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, परमिटिविटी इसको बोलते हैं। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एयर और फ्री स्पेस का ये होता है, और इसका आपको मान याद रखना है। तो कूलाम के नियम के बारे में आप समझ गए। कूलाम के नियम में दो चीजें याद रखनी है, जो आवेश एक दूसरे पर बल लगाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो आवेश एक दूसरे पर बल लगा रहे हैं, ठीक है, दोनों आवेशों की जो हम बात करते हैं,
ये जो Q1 है और यहां पर कुछ दूरी पर मान लो यहां पर है Q2। अब ये एक दूसरे पर जब बल लगाते हैं तो ये एक दूसरे पर बल कैसे लगाते हैं, जहां पर वो होंगे एक दूसरे को मिलाने वाली जो सीधी रेखा होगा ना, उसी रेखा के अनुदिश बल लगाते हैं। ऐसा नहीं कि ये यहां पर रखे हैं तो बल इधर लगा रहे होंगे कहीं ना, ये गलत डायरेक्शन है। बल कहां लगेगा बेटा, बल लगेगा एकदम सीधा, सीधा देखेगा। जैसे ये यहां पर ऐसा समझो कि इसके पास आंख अगर है और ये इसको देख रहा है तो कैसे देखेगा, एकदम सीधा, तो सीधा आगे देख रहा है। ये F लगा देगा किस पर, 2 पर। कौन लगा रहा है, 1। और इसी तरीके से ये इस पर लगाएगा तो एकदम सीधा देखेगा, ठीक है, आंख के सीधे में। और ये देखेगा F12 लग रहा है इस डायरेक्शन में। तो इस तरह से डायरेक्शन आप देख सकते हैं। ये धनात्मक आवेश थे दोनों, और धनात्मक आवेशों के बीच में हमने देखा बल कैसे लगते हैं। अगर यहीं पर ऋणात्मक आवेश हो तो क्या होगा, जरूर नहीं कि हर बार धनात्मक ही हो सकता है ऋणात्मक हो। तो अगर आवेश कुछ ऐसा सा ले लो, मान लो ये ऋण Q आवेश है और ये भी ऋण Q आवेश है, तो ऋण Q आवेश भी क्या करते हैं, दो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे तो ये भी प्रतिकर्षित करेंगे। कैसे प्रतिकर्षित करेंगे बेटा, ये भी बाहर की तरफ बल लगाएंगे। सिंपल सी बात है, ये Q1 है मान लो और ये Q2 है, तो सेम एक दूसरे को धक्का देंगे, दूर की तरफ प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है। तो ये प्रतिकर्षित कर देंगे, सेम बल लिख लेंगे फिर से। लेकिन चीजें चेंज हो जाती है जब आवेश अलग अलग होते हैं। जब आवेश अलग अलग होते हैं तो बात बदल जाती है। जैसा कि बात करें यहां पर अगर प्लस Q1 है और यहां पर माइनस Q2 है, तो यहां पर चीजें चेंज हो जाएंगी। ये सभी R दूरी पे रखे हैं, ये हम मान के चल रहे हैं, ठीक है, इनके बीच की दूरी R है। अब यहां पर चीजें चेंज हो जाएंगी, ध्यान से देखिए। Q1 क्या करेगा बेटा, Q1 और Q2 एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो Q1 और Q2 एक दूसरे को आकर्षित करेंगे तो इनका बल क्या होगा बेटा, एक दूसरे की तरफ। इसकी वजह से इसकी तरफ बल क्या होगा, अंदर की तरफ। इसकी वजह से इस पर बल क्या होगा, अंदर की तरफ। तो यहां पर देखने में अगर मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, यहां पर ऐसे बल ये और यहां पर बल ऐसे ही है, तो ये पहले के कारण जो दूसरे पर बल लग रहा है ना, ये आएगा F21। F21 क्या है, इधर की तरफ है। धनात्मक जो है ऋणात्मक को खींच रहा है। ऋणात्मक क्या करेगा, ऋणात्मक लगाएगा F1 पर लगाएगा 2, ठीक है, और अंदर की तरफ खींचेगा। तो बस डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, मान वही रहेगा। आकर्षण और प्रतिकर्षण सिर्फ दिशा के पर निर्भर करते हैं, मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अगर दूरी सेम है, आवेश सेम है, तो जो आकर्षण बल लग रहे हैं वही प्रतिकर्षण बल लगेंगे। अगर आवेश वही है, बस उसका मान वही है, चिन्ह बदला हुआ है। मतलब दो धनात्मक जैसे आवेश थे, दो ऋणात्मक ले लिए, दोनों का मान लेकिन वैसा ही है, तो बस डायरेक्शन चेंज हो जाएगी बल की, बाकी मान वही रहेगा, मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जो रिजल्टेंट बल निकालेंगे वो सेम आएगा, ठीक है, F बराबर K Q1 Q2 बटा R²। तो सिंपल सी बात है, सेम आएगा। अच्छा, इस लेक्चर में ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ कूलाम के नियम को आपको समझना है। दो चीजों का याद रखना, आवेश बिंदुवत होते हैं, आवेश स्थिर होते हैं, और एक और चीज, आवेश एक दूसरे पर बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगाते हैं। रेखा पर ही बल लगाते हैं, उसी रेखा को, जो लाइन ज्वाइनिंग होती है, इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है, उसी रेखा पर बल लगाएंगे। ये नहीं कि इधर से ऐसे घूम के बल लगा रहा है ऐसे, या यहाँ पर ऐसे बल लग रहा है यहाँ से, ना, गलत है, ठीक है। एकदम सीधी रेखा बल लगाएंगे, ठीक है, एकदम सीधी। आवेश को देखेंगे, एक दूसरे आवेश को देखेंगे, तो वैसे ही बात है कि एक दूसरे को देख रहे हैं। जैसे मान लो एक आवेश यहाँ है, एक और एग्जाम्पल समझो, शायद यहाँ पर ज्यादा बेटर समझ में आए, ठीक है। पहले आवेश यहां पर था, मान लो आवेश Q1 पहले यहां, Q2 यहां पर रखा था, ठीक है। तो बल क्या लगेगा बेटा, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा जो है, ठीक है, इनके अनुदिश बल लगेगा, ठीक है। तो ऐसे बल लग रहा था, मान लो ये बल यहां लग रहा था, एक बल यहां लग रहा था। अब इसको मैं हटा दूं यहां से, मान लो इस आवेश को यहां से हटाया और यहां से हटा के इसको यहां रख दिया। इनके बीच की दूरी R थी, अब इनके बीच की दूरी अभी भी R है, लेकिन अब आवेश जो है यहां पर आ गए, ठीक है, आवेश यहां पर आ गया। तो अगर Q2 आवेश को यहां पर कर दिया, ये प्रारंभिक स्थिति है इसकी, ये अंतिम स्थिति है, तो यहां से उठा के आवेश को यहां कर दिया, तो क्या हुआ, दूरी अगर सेम है तो बल सेम होगा, बस डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। डायरेक्शन रहेगी हरदम बाहर की तरफ ही, डायरेक्शन अब ये होगी, ये नई डायरेक्शन अब है। जब आवेश यहां था तो बल ऐसे ऐसे लग रहा था, लाइन जो है उनकी लाइन पर ही बल लगेगा। यहां पर ऐसे आवेश रखा होगा तो ऐसे ऐसे लगेगा, सीधा सीधा, ठीक है। तो आवेश हरदम सीधा ही बल लगाएंगे, टेढ़ा मेढ़ा जाके बल नहीं लगाते, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, छोटी छोटी बातें हैं, इंपॉर्टेंट है, काम आएंगे। अच्छा, अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत कठिन नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा आपको फील दिलवाते हैं कि किस तरह से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप एक्सरसाइज खोल के देखेंगे तो आपको
क्वेश्चन कैसे मिलेंगे, कैसे दिखेंगे क्वेश्चन, उसको देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये एक वर्ग है। क्या बेटा? एक वर्ग है। ठीक है, वर्ग है और इस वर्ग के चारों भुजाओं पर चारों भुजाएं जो है बराबर है और इस वर्ग के चारों कोनों पर आवेश रख रहा हूं मैं। ध्यान से देखना, आवेश रख रहा हूं। और आवेश क्या है बेटा? मान लो कि यहां पर धनात्मक आवेश क्यू है, यहां पर भी धनात्मक आवेश क्यू है, यहां पर भी धनात्मक आवेश क्यू है, यहां पर भी धनात्मक आवेश क्यू है। अगर सभी पर आवेश बराबर है और इस वर्ग की भुजा की लंबाई दे रखी है, वर्ग की भुजा की लंबाई अगर L दे रखा है, ये भी L है, ये भी L है, ये भी L है और ये भी L है, तो वर्ग की भुजा की लंबाई तो वैसे हम जानते हैं कि बराबर होती है। अब इसके केंद्र पर लगने वाला बल निकालना है आपको। केंद्र पर लगने वाला प्रभावी बल बताओ कि आवेश जो है, इस तरह से समझो कि आवेश जो है इस तरह से है और रखे हुए हैं और इसके केंद्र पर लगने वाला बल हमें निकालना है, कैलकुलेट करना है कि ये एक दूसरे पर जो बल लगाएंगे वो कैसे लगाएंगे। तो थोड़ा सा देखते हैं। मान लो कि ये केंद्र है इसका, ये इसका केंद्र है और केंद्र पर एक बड़ा आवेश रखा है। मान लो एक बड़ा आवेश क्यू रखा है। मैं यहां पर पूछ रहा हूं क्यू पर लगने वाला बल। सवाल है आपका कि क्यू पर लगने वाला बल बताना है, बल। ठीक है, जो कि F होगा वो कितना है ये पूछा गया है, ये सवाल है आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। तो क्वेश्चन है कि क्यू पर लगने वाला बल है। ठीक है, वो निकालना है। तो देखो प्लस आवेश है, ये भी। इसको मान लेते हैं ये भुजा A है, ये कोना A है, ये B है, ये C है और ये D है। 4 कोने हो गए। अब अगर मैं देखूं तो A कोने पर जो आवेश रखा है, पहला आवेश जो है वो इसको अगर देखेगा तो कैसे बल लगेगा? ये अगर धनात्मक आवेश, ये भी धनात्मक है तो बाहर की तरफ बल लगेगा, मतलब इनको जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश बाहर की तरफ। मान लेते हैं ये पहला बल है, या F किसके कारण लग रहा है बेटा? A के कारण लग रहा है, FA लिख लो। अब इसी तरह से B के कारण लगने वाला बल किधर होगा बेटा? बाहर की तरफ, क्योंकि धनात्मक आवेश है दोनों, तो ये हो जाएगा F और ये आएगा B। इसी तरह से C के कारण लगने वाला बल ऊपर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, किसकी तरफ? A की तरफ आ जाएगा, ऊपर की तरफ, और ये हो जाएगा FC। इसी तरह से D की वजह से ऊपर की तरफ आ जाएगा, हो जाएगा FD। ठीक है, तो चारों बल आप देख रहे हैं कि अगर मैं O बिंदु की बात करूं, ठीक है, इस बिंदु की बात करूं जहां पर Q आवेश रखा है, तो इस पर मैं देख रहा हूं चारों दिशाओं में, ठीक है, चारों दिशाओं में समान बल लग रहे हैं। ध्यान से देखो, चारों दिशाओं में समान बल लग रहे हैं। क्यों समान क्यों बोल रहा हूं मैं? समान क्यों बोल रहा बेटा? ध्यान से सुनना, समान बल क्यों बोल रहा हूं मैं? ये इसको थोड़ा सा मैं ऐसे बना लेता हूं। इस चित्र को मैं थोड़ा बाहर बना रहा हूं। ठीक है, इसी चित्र को मैं थोड़ा बाहर बनाने की कोशिश कर रहा हूं और सीधी लाइन होनी चाहिए, सीधी लाइन एकदम। ठीक है, ये बिंदु है जहां पर क्यू आवेश रखा है। अब मैं क्यू आवेश पर देख रहा हूं, इस क्यू आवेश का चित्र यहां पर बना रहा हूं। ठीक है, अब मैं देख रहा हूं एक बल ऊपर की तरफ, एक बल इधर की तरफ, एक बल ऊपर की तरफ, एक बल नीचे की तरफ। अब चारों बल देखो इस तरह से लग रहे हैं। ये है FA, ये है FB, ये है FC और ये है FD। ऐसे ही है, चारों बल लग रहे हैं। अब देखो तो यहां पर चारों बल जो लग रहे हैं, इनका परिमाण अगर मैं देखूं, देखो दिशा अलग अलग लेकिन सबका मान अगर मैं देखूं तो सबसे दूरी देखो, O से D की दूरी देखूं, या इस पॉइंट को O बोल दो, इस पॉइंट को O बोल लेते हैं जहां पर सब आवेश रखे हुए हैं, केंद्र है। ठीक है, अगर मैं देखूं तो A से O तक की दूरी बराबर है B से O तक की दूरी के, और ये बराबर है C से O तक की दूरी के, और ये बराबर है D से O तक की दूरी के। तो सारी दूरियां बराबर है और ये सभी बराबर है किसके बेटा? अगर देखो तो ये L लंबाई है पूरी, इसको अगर लंब डाल दूं, यहां से लंब डाल दूं, ठीक है, और यहां भी इस तरह से ऐसे लंब डाल दूं, तो अगर मुझे एक दूरी देखनी है, ये वाली दूरी देखनी है, तो कैसे आएगा बेटा? कैसे आएगा? देखो ये दूरी कितनी है, आवेश की दूरी देखी है ना, तो O से D की दूरी या A से O की दूरी, किसी एक की दूरी निकालो, सही बराबर है। तो अगर मुझे देखो तो ये L/2 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा? L/2 हो जाएगा, L/2 तो ये एक त्रिभुज दिख रहा है आपको, ये एक त्रिभुज दिख रहा है, इस तरह से बनता हुआ ये त्रिभुज दिख रहा है। तो इसमें देखेंगे आप, अगर ये दूरी निकालना है L/2 तो कर्ण है, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। मतलब अगर मुझे OD का वर्ग निकालना है तो यह आ जाएगा L/2 का वर्ग प्लस हो जाएगा L/2 का वर्ग। ठीक है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो OD का मान कितना आ जाएगा? OD का मान आ जाएगा L² और नीचे आ जाएगा 4, तो L² by 4 प्लस L² by 4
कितना आ जाएगा बेटा, ओडी का वर्ग बराबर अगर निकालेंगे तो यह आ जाएगा एल स्क्वायर, तो यह 2 हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ, तो 2l स्क्वायर बटा 4 आ गया, तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, ये आ जाएगा l स्क्वायर बाई 2। तो सिंपल सी बात है, ओडी बराबर निकालेंगे तो आ जाएगा l बाई रूट 2। कितना आ जाएगा, l बाई रूट 2। अब l बाई रूट 2 सभी का मान है, सभी कोनों से केंद्र तक की दूरी बराबर होती है, तो कोनों से केंद्र तक की दूरी कोई एक दूरी निकाल लो, ये 90 डिग्री का एक कोण बन रहा है, किसी की वजह से, किसी कोने की वजह से यहां तक की दूरी देखेंगे तो सेम आएगी, चाहे ओ से ए तक आओ, चाहे डी से ओ तक आओ, चाहे सी से यहां तक, चाहे यहां से यहां तक, मतलब बराबर आवेश भी है, सभी कोनों पर बराबर आवेश रखे और बराबर दूरी पर भी रखे हैं, तो बराबर बल लगाएंगे। इसका मतलब कि जो लगने वाला बल है, इसका मतलब जो लगने वाला बल है, चाहे वो एफ ए हो, देखा जाए तो वो बराबर है, इसका परिमाण सिर्फ देखा जाए तो परिमाण बराबर है एफ बी के परिमाण के, ठीक है, और ये बराबर है एफ सी के परिमाण के, और ये बराबर है एफ डी के परिमाण के, तो सभी बराबर हैं, तो एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, ये इसका प्रभाव कैंसिल कर देंगे, ये इसका प्रभाव कैंसिल कर देंगे, तो इस पॉइंट पर या ओ पर लगने वाला कुल बल एफ बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सिंपल सी बात है, तो कुल बल कितना है बेटा, 0 न्यूटन, कोई बल नहीं लगेगा। मतलब इस पॉइंट पर अगर आप देखें तो कोई बल का अनुभव नहीं होगा इस आवेश को, क्यों, क्योंकि जितने आवेश हैं एक दूसरे का प्रभाव नष्ट कर रहे हैं, जितना बल इसने लगाया इस पर उतना ही बल इसने लगाया इस पर, लेकिन एक दूसरे के विपरीत, तो एक दूसरे के विपरीत लगाने की वजह से प्रभाव खत्म, इसने इस पे लगाया और इसने भी इस पे लगाया, लेकिन इसने उधर लगाया उसने इधर लगाया, दोनों खत्म, तो कैंसिल हो गया प्रभाव, तो बचा कितना, 0 न्यूटन का बल लग रहा है। तो ये एक सवाल मैंने करवा दिया आपको, इसको अभी कैलकुलेटिव वे में आप करेंगे तो थोड़ा लंबा चलेगा, एक एक स्टेप में थोड़ा सा लिखना पड़ेगा कि इसका मान इसमें रखने पे इसका मान इसमें। मैंने कैलकुलेट नहीं किया, मैंने सिर्फ दिखाया कि आपको कैसे फेल करना है, कि किस तरह से आवेश बल लगाते हैं, कोनों पे रखे हैं लेकिन सीधा सीधा बल लगाएंगे, तिरछा तिरछा घूम के नहीं लगाएंगे, ठीक है, और अपना नियम आवेश नहीं भूलेंगे। चलते हैं, एक क्वेश्चन छोटा सा करते हैं, बहुत ही प्यारा सा छोटा सा एक प्रश्न है, ठीक है। इस प्रश्न को देखो तो प्रश्न में बोल रखा है बेटा कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे 2 छोटे आवेशित गोले हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि छोटे छोटे गोले हैं, मान लो एक गोला ये है और एक गोला ये है, और दोनों गोले आवेशित हैं बेटा, इनका ये केंद्र से ले लेते हैं, इसकी दूरी ले लेंगे, और इनके बीच की दूरी ये दे रखी है हमें, मान लो r बराबर कितना दे रखा है, 30 सेंटीमीटर, ये दोनों गोले दे रखे हैं और दोनों आवेशित हैं, और आवेश दे रखा है इन पर कितना रखा है, 2 × 10⁻⁷ कूलम। अब कुछ नहीं लिखा है, चिन्ह नहीं लगा, इसका मतलब ये साफ साफ है कि धनात्मक है, चिन्ह नहीं लगा इसका मतलब धनात्मक, मतलब Q1 और Q2 दोनों का मान हमें दे रखा है, Q1 बराबर भी दे रखा है 2 × 10⁻⁷ कूलम, और Q2 बराबर भी है 2 × 10⁻⁷ कूलम के। अच्छा, अलग अलग मान है, एक मिनट, अलग अलग मान है, एक पर है 2 × 10⁻⁷, एक पर है 3 × 10⁻⁷। अच्छा, ऐसे बोला है, उनके बीच बल कितना है, तो हमें बल निकालना है, तो दोनों पर बल जो होगा, प्रतिकर्षण का बल आएगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, बल निकालना है। तो चूंकि हम जानते हैं कि F बराबर क्या होता है, बल बराबर क्या होता है बेटा, K Q1 Q2 बटा R का स्क्वायर, सिंपल सी बात है। और K का मान हमें पता है, K बराबर कितना होता है बेटा, 9 × 10⁹, क्या आता है बेटा, क्या आता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, यही होता है। तो ये मान यहां रख देंगे तो हमारा सिंपल सा हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 × 10⁹, गुणे में आ जाएगा Q1 का मान कितना है बेटा, 2 × 10⁻⁷, गुणे में आ जाएगा Q2 3 × 10⁻⁷, और बटे में आ जाएगा R का स्क्वायर, R कितना है, 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, R बराबर दे रखा है 30 सेंटीमीटर, मतलब इसको मीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 30 × 10⁻² मीटर के। तो 30 × 10⁻² मीटर का वर्ग, ये लिखा है 30 × 10⁻² का वर्ग। हल करेंगे इसको बेटा, अगले पेज पे ले लेते हैं, ये आ जाएगा हमारा यहां से F इक्वल्स टू आ जाएगा बेटा 9 × 10⁻⁹ गुणे, -9 नहीं लिखना, 10 × 10⁻⁹, 9 × 10⁻⁹ है, +9 है, फिर लिखा है 2 × 10⁻⁷, फिर लिखा है 3 × 10⁻⁷, और बटे में आया है हमारे पास 30 × 10⁻² का वर्ग। हल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास यहां से F बराबर
9 का गुणा होगा 2 में, 9 दूनी 18, 2 का गुणा 9 दूनी 18 और 18 त्रिक 54, या इसको ऐसा कर लो 2 तिहाई 6 और 6 नवाई 54, 54 और गुणे में हो जाएगा 10 की घात 9 लिखा है जो कि पॉजिटिव 9 है, फिर गुणे में लिखा है 10 की घात -7, फिर लिखा है गुणे में 10 की घात -7, बटे में देखो तो ये लिखा है 30 का वर्ग, 30 का वर्ग मतलब 3 त्रिकाई 9, 00 900 आ जाएगा, और गुणे में 10 की घात माइनस कितना आ जाएगा बेटा, -4 आ जाएगा। ध्यान से देखते रहना, हल करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर कुछ चीजों को भाग दे देंगे, लेकिन थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको हम लिख सकते हैं, थोड़ा गणित आनी चाहिए बेटा, गणित नहीं आएगी तो काम नहीं बनेगा भौतिक विज्ञान में, थोड़ी सी गणित आनी चाहिए। भौतिक विज्ञान कहां तक था, बस इस चित्र बनाने तक, अब गणित हम कर रहे हैं, सिर्फ ये सूत्र लिखने के बाद सिर्फ गणित वाला काम कर रहे हैं, भौतिक विज्ञान का काम खत्म है, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं देखूं तो ये लिखा है 54 और गुणे 10 की घात +9 में 10 घात -7 जुड़ेगा, कितना आ जाएगा 10 घात कितना हो जाएगा बेटा, 10 की घात कितना हो जाएगा, ये 10 की घात, या इसको जोड़ लो ना, घात को अगर जोड़ेंगे तो 10 की घात ये -14 है, 7 7 कितना है -14 और +9, -14 में +9 जोड़ेंगे कितना होगा 9, 5 14 होता है ना, तो 10 घात कितना आ जाएगा, 10 घात -5 आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा 10 की घात -5 आएगा ना, देख लो 7 7 है, 7 7 14 और ये 9, तो 9 में एक जोड़ेंगे तो 10 और 4 14 तो मतलब 15, मतलब -5, तो 10 घात -5 और बटा में 900 को हम क्या लिख सकते हैं, 900 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 900 जो लिखा है, जैसे 900 लिखा है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 9 गुणे 100 लिख सकता हूं, 9 गुणे 100 को क्या लिख सकता हूं, 9 गुणे 100 को लिख सकता हूं 9 गुणे 10 की घात 2 लिख सकता हूं, तो 10 की घात 2 लिख लूंगा, ये हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात 2, और गुणे में लिखा है 10 की घात -4, इसको हल करेंगे तो 10 की घात ये +2 है और ये 10 घात -4 है, हल करेंगे तो आ जाएगा 54 को काट लो फटाफट से, ठीक है। इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा 9 1 कम 9, ठीक है, 9 1 कम 9 और कितना आ जाएगा बेटा 9 छक्का 54, 6 बार में, ठीक है। तो अब फटाफट से देखो तो ये आ गया 6 और गुणे में 10 की घात -5 लिखा है, नीचे कितना है, नीचे कितना है बेटा, नीचे है 10 की घात -2, 10 की घात -2, तो 10 घात -2 से 10 घात -2 कटेगा, कितना बचा 10 घात -3, कितना आ जाएगा 6 गुणे 10 की घात -3, और ये आ जाएगा कितना बेटा न्यूटन, ठीक है, 10 की घात -3 न्यूटन, और यही हमारा आंसर है। तो लगने वाला जो बल है इसको इस तरह से निकाल सकते हैं, ये मैंने काफी सिंप्लीफाई कर दिया, अदरवाइज जल्दी ही आप कर सकते थे, मैंने थोड़ा डिटेल में लेके आया इसको, काफी सारे स्टेप बना दिए, नहीं तो ये यही पर मैं आंसर लिख सकता था, सीधे सीधे मैं इसको 9 से 9 काट देता, 3 त्रिकाई 9 हो जाता, 9 से 9 काटता, यहाँ पर 00 मतलब 100 हो जाता, ठीक है, सिंपल सी बात, यहाँ पर 10 घाते -2 बचता, यहाँ पर देखो तो 2 तिहाई 6 बचता और 10 घाते -3 आ जाता, ठीक है। तो सिंपल चीजें आप करते तो जल्दी हो जाता, बट थोड़ा सा लंबा चला, ठीक है, क्योंकि मैंने थोड़ा सा सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया। अच्छा, क्वेश्चन को करेंगे आप तभी होगा, आपसे प्रैक्टिस करेंगे तभी होगा, ऐसे देखने से क्वेश्चन नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा। अगर किसी को भौतिक विज्ञान सीखनी है तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटा, ठीक है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस भरपूर करनी पड़ेगी। चलते हैं क्विज की तरफ, क्विज को देखते हैं 1 मिनट में फटाफट से। क्विज का पहला क्वेश्चन ये रहा, ध्यान से करिएगा, पहला क्वेश्चन जो है ध्यान से करिएगा बच्चे, मात्रक पूछा गया है। हाँ जी बच्चे, विद्युतशीलता का एसआई मात्रक, ठीक है, विद्युतशीलता का एसआई मात्रक हो गया। अगला क्लास ये रहा बेटा, अगला क्वेश्चन जल्दी से फटाफट से, यदि दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके मध्य लगने वाला बल प्रारंभिक बल का क्या हो जाएगा, कितने गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये पूछा गया, जल्दी से। हो गया बच्चे, इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम दे रहा हूं, जल्दी करिए।
हो गया। चलिए देखते हैं दोनों का आंसर देखते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं बेटा। लिखा है विद्युतशीलता, विद्युतशीलता मतलब एप्सिलॉन, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक क्या है, ठीक है। तो एसआई मात्रक की बात करें तो अभी अभी आपको दिखाया था कि के जो होता है ये बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका मान हमने लिखा था 9 गुणे 10 की घात 9, और आया था क्या बेटा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो अगर देखो तो एप्सिलॉन नॉट और के कैसे हैं, के को अगर देखो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, एप्सिलॉन नॉट के, तो इसका मतलब एप्सिलॉन नॉट का मात्रक लिखूंगा तो यह आ जाएगा 1/k, के का मात्रक को पलट दो तो कितना आ जाएगा, इसका मात्रक आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक आ जाएगा, और ये आ जाएगा 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इसका मान होता है, और मात्रक होता है जस्ट उल्टा, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से इसका मात्रक आ जाएगा। तो आपको कहां दिख रहा है बेटा, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये आपको दिख रहा है पहला नंबर, ठीक है। इसको अब आपको दिख रहा होगा ये कैसे लिखा है सर, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं बेटा, जैसे ये लिखा है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम का ऊपर ले जाएंगे तो कूलम की जितनी पावर है उसमें -2 हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहां पर करेंगे तो यह है कूलम स्क्वायर, और न्यूटन को ऊपर ले जाएंगे तो -1, मीटर को ले जाएंगे तो -2, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ए नंबर यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है, यहां तक सही है। चलिए अगला देखते हैं। यदि दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, सिंपल सी बात कर रहा है कि दो बिंदु आवेश मान लो पहले रखे थे इस तरह से, दो बिंदु आवेश इस तरह से रखे हुए हैं, मान लो ये Q1 रखा है, ये Q2 रखा है, ये इनकी बीच की दूरी R है, और इनके बीच जो लगने वाला बल है वो मान लो F है, और F बराबर क्या होता है, K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ये बल लग रहा है पहले प्रारंभिक जब इस तरह से रखे हुए थे तो ये बल लग रहा है। अब कह रहा है कि दूरी को आधा कर दी जाए, दूरी को आधा मतलब छोटी दूरी पर रखे हैं, ठीक है, उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके मध्य लगने वाला बल क्या होगा। मान लो अब Q1 Q2 आवेश तो वही है, बस दूरी को R/2 कर दिया, ठीक है, तो लगने वाला बल क्या हो जाएगा, मान लो नया बल लगेगा F' हो जाएगा, और ये हो जाएगा K, Q1 Q2 तो वही है बटे R का स्क्वायर, R की जगह पे है R/2 का स्क्वायर, तो इसको हल करेंगे तो F' का मान आ जाएगा हमारे पास K Q1 Q2 बटा R का स्क्वायर बटा आ जाएगा 4, और 4 चला जाएगा ऊपर तो ये हो जाएगा 4 गुने में आ जाएगा K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। अब आप ध्यान दीजिए तो K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर का मान कितना है, F, इसका मान कितना है, ये क्या है, ये F है, तो ये हो गया F' बराबर आ गया 4 गुना F के, जो पहले बल था उसके 4 गुना हो जाएगा उनके बीच में बल, तो कितना हो जाएगा बेटा, 4 गुना हो जाएगा बल, ठीक है, 4 गुना बल बढ़ जाएगा। सो डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चे, सही है ना। चलिए तो इस तरह से क्वेश्चन को हल करना होता है, और याद रखिएगा ठीक से करिएगा, क्वेश्चन को आराम से हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही था, कूलम के नियम के बारे में हमने जाना और इसके सदिश रूप को भी देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे तो आपको कुछ और चीजें बताएंगे, कूलम के नियम पर प्रश्न भी करवाएंगे, होमवर्क दे दिया गया है, होमवर्क करते रहिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में 2 चीजें सीखेंगे, कूलम के नियम पर प्रश्न और अध्यारोपण का सिद्धांत, तो ये आपको सीखना है और ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।